ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? जो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क होते हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखा जाता है? एनालिड्स और क्वाडेट, और हम बोले कि ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट, हार्ट के द्वारा ही जो ब्लड पंप होता है, पर it passes through the large vessels into the body cavity called sinus। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड जो पंप तो होता है हार्ट के द्वारा, बट लार्ज वेसल के थ्रू पास होता है बॉडी कैविटीज के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनसेस बोलते हैं। अब जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो है क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, जिसके थ्रू ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स possess a muscular chambered heart। ठीक है। मस्कुलर यानी कि मसल्स से बना हुआ हार्ट, चेम्बर्ड यानी कि उसमें अलग अलग चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग बोल सकते हैं ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जो फिशेस होती है, फिशेस के पास टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं, अब रेप्टाइल्स में भी हम अगर क्रोकोडाइल को छोड़ दें, जो अदर रेप्टाइल्स होते हैं उनका थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें टू एट्रिया या फिर टू एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, हमारे पास फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें टू एट्रिया होते हैं और टू वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फिशेस। जो फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस हार्ट पजेस pumps out deoxygenated blood which is oxygenated in the blood। ठीक है। तो जो फिश का हार्ट है वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। और ये जो गिल्स होते हैं, ये यहाँ पे जो येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं गिल्स। ये जो गिल्स है ये डीऑक्सीजनेटेड को क्या कर देते हैं? ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। सप्लाई टू बॉडी पार्ट, फिर ये दूसरे बॉडी पार्ट तक ये पहुंच जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वापस से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जितना भी ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाता है और ये ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो वो वापस बॉडी पार्ट तक रिटर्न हो जाता है। फिर वापस से गिल्स क्या करते हैं? उसको ऑक्सीजनेट करते हैं। इस तरह से पूरी साइकिल फिशेस के अंदर चलती जाती है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। देखो ये एम्फीबियंस है और रेप्टाइल्स है, ये दो रेप्टाइल्स है और ये एम्फीबियन है। ठीक है। तो ये जो इनका हार्ट इस तरह का होता है, तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट दो एट्रियम है और एक सिंगल वेंट्रिकल, ये यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और जो राइट एट्रियम है वो क्या रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। ठीक है। तो और फिर ये जो है वो वापस जाकर के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल्स में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोलते हैं। तो जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर इस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवेज का इंट्रोडक्शन। अब हम मेन चीज पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अब आपको इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है ब्लड वस्कुलर सिस्टम, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है। मसल्स से बना हुआ चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है। और क्या क्या चीजें होती है? क्लोज्ड ब्रांड वेसल्स ब्लड वेसल्स और ब्लड भी होता है। यानी कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें तीन चीजें आती है। सबसे पहला होता है हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हमारा ब्लड। ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स। ठीक है। जैसे कि हमारे दो लंग्स हैं, इसके बीच में यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि थोरैसिक यानी कि थोरैक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होगा और दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट,
हल्का सा लेफ्ट साइड की तरह टिल्ट होता है, वो पूरा लेफ्ट में नहीं होता है हार्ट, हल्का सा लेफ्ट में इस तरह से टिल्ट होता है। ठीक है, कितना बड़ा होता है, क्लेंज्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी, ये इतना बड़ा होता है हमारा हार्ट। आप आपकी मुट्ठी बंद करके देखिए, इतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। तो ये इस तरह से लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है हमारा हार्ट। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। अब ये किससे प्रोटेक्टेड होता है, एक मेम्ब्रेनस बैग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी दो लेयर से मिलकर बनता है। देखो जैसे कि हमारा हार्ट है, मैंने बनाया ये वाला हार्ट भी बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे जो दो लेयर्स दिखाई दे रही है ना, ये ग्रीन कलर की, ये जो है ये है पेरिकार्डियम। क्या है ये, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करता है, हमारे जो हार्ट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शॉक से बचाता है। ठीक है, तो ये हमारा रोल हो गया पेरिकार्डियम का, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे हार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हार्ट, हार्ट के जो पार्ट्स है उसके बारे में। चलो इस डायग्राम को ही हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है चार चैम्बर कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो सबसे पहला चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये, तीसरा चैम्बर ये और चौथा चैम्बर ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऊपर वाले दो एट्रियम और नीचे वाले दो वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो अब हम इसकी को करते हैं डेकोरेट। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज है ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये है हमारी एओर्टा। एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसका काम क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट तक ये ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो है ये है हमारी अ, अ, ये जो लेफ्ट साइड में हमको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलेंगे, राइट एट्रियम। और ये जो है इधर है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है इंफीरियर वेना केवा, और ये है हमारा सुपीरियर वेना केवा। ओके, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और भी आगे बहुत सारी चीजें होती है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे हार्ट का। ठीक है, अगर आपको ये जो हार्ट है ये इसका ट्यूटोरियल चाहिए, यानी कि किस तरह से बनता है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे चैनल पर आपको जो बायो के जितने भी डायग्राम है सबके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। कोई सा भी ऐसा डायग्राम नहीं है जो मैंने नहीं बनाया है, उसका ट्यूटोरियल नहीं प्रोवाइड किया है। सबके जो ट्यूटोरियल्स है मैंने प्रोवाइड किया है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि किस डायग्राम कैसे बनाते हैं लेबलिंग के साथ। ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर सकते हैं, और फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी सर्च जाके देख सकते हैं, फिर सर्च कर दो ह्यूमन हार्ट डायग्राम बाय बायोलॉजी लवर्स हब, वहां पे आपको आ जाएगी वीडियो। अब देखो हमारा ये हार्ट है, ये है हमारा हार्ट। इसके होते हैं चार चैम्बर्स, ऊपर के दो होते हैं एट्रियम, नीचे के दो होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो ये जो इसमें जो हार्ट है वो जैसे कि हमारे जो रूम होते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक घर है, उसके ये चार रूम्स है, ऐसा समझ लो। तो ये जो रूम होते हैं उनके दरवाजे भी तो होते हैं ना, तो ये है हमारे दरवाजे। तो टोटल चार दरवाजे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो दरवाजे हैं ये तो ये दोनों रूम के बीच के हैं, और ये वाले जो दरवाजे हैं ना वो बाहर, यानी कि घर के बाहर निकलने के रास्ते हैं। ठीक है, तो एक रास्ता मान लो इधर वाले, इधर से घर के बाहर निकलता है, और एक रास्ता इधर से घर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक रास्ता जो है वो पूरे बॉडी पार्ट तक जाता है, और दूसरा रास्ता जो है वो लंग्स तक जाता है। इधर ये लेफ्ट, इधर राइट लंग में जाएगा, और ये इधर से लेफ्ट लंग में जाएगा, और ये जो ये है यहाँ पे पूरे बॉडी पार्ट तक जाएगा। तो ये जो दरवाजे हैं उनके नाम क्या होते हैं, देखो ये जो दो दरवाजे हैं जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, तो जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट में होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल। अब जो
ये वाला होता है जो एओर्टा से कनेक्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एओर्टिक वॉल। और ये जो पल्मोनरी यानी कि ये पल्मोनरी वेन और आर्टरी से कनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। और इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। अब वॉल्व के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो, ये हमारी है, ये हमारे रिब केज के अंदर होते हैं लंग्स, यहाँ पे 2 लंग्स होते हैं, और यहाँ पे ये हार्ट होता है, यानी कि थोरेसिक कैविटी में हल्का सा लेफ्ट साइड झुका हुआ हार्ट होता है। ठीक है, ये हार्ट से बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स है वो कनेक्टेड होती है। ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये एओर्टा है। एओर्टा जो है पूरी बॉडी तक हमारे ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, ये जो रेड दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है आर्टरीज, जो कि क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ये एक और डायग्राम है हमारा, इसका ट्यूटोरियल मैंने दे रखा है, सेम सेम मैं बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा का क्या रोल होता है कि वो पूरी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के हार्ट को लाके देती है। ठीक है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की बॉडी से कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा लेके आती है। ठीक है, ये हमारी ट्राइकस्पिड वॉल, एओर्टिक वॉल, मिट्रल वॉल, पल्मोनरी वॉल, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये एओर्टा। ठीक है, ये होता है हमारे हार्ट के पार्ट्स, हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कुछ बातें। ठीक है, किस हार्ट जो है वो किससे मिलकर के बना है, कार्डियक मसल से मिलकर के बना है। अब कार्डियक मसल का नाम क्या होता है, मायोकार्डियम। कौन सी मसल्स होती है, वो मायोकार्डियम से मिलकर के पूरा हार्ट बनता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा हार्ट। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी, जो वेंट्रिकल्स के साइड ये जो वॉल प्रेजेंट होती है ना, वॉल यानी कि ये जो दीवार होती है, ये मोटी होती है। देखो इसका थिकनेस आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, क्यों होती है ये एट्रियम की वॉल पतली होती है और वेंट्रिकल्स की साइड वाली मोटी होती है। क्यों होती है मोटी, क्योंकि ये जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स से ही सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है, क्योंकि ये जो वेंट्रिकल्स है इसको ही पूरे बॉडी के पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना रहता है, तो इसके लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए, और ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए मोटी वॉल होना जरूरी है। तो इसीलिए जो वेंट्रिकल्स है उसकी वॉल मोटी होती है एज कम्पेयर टू एट्रियम की वॉल्स। ठीक है, A specialized cardiac musculature called nodal tissue is distributed in the heart. हार्ट के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यूज होते हैं जो कि पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे ऐसे नोड्स और एवी नोड्स के बारे में। ठीक है, तो देखो, जो हमारा हार्ट है उसको भी मतलब सिग्नल मिलता है, कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मिलते हैं जिससे कि वो पंप करता है। जैसे कि हमारी मोटर होती है, हमारे घर के अंदर जो मोटर होती है पानी की, उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ताकि वो चालू हो और वो जो है वो ऊपर तक पानी चढ़ा सके टंकी तक। ठीक है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो ये जो हमारा हार्ट है उसको भी कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की जरूरत होती है। तो जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं, जब हमारे हार्ट को सिग्नल मिलता है और फिर हार्ट पंप करना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से होता है। पैचेस ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जिसको हम ऐसे नोड्स बोलते हैं, साइनो एट्रियम नोड्स बोलते हैं। और जो लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है उसको एवी नोड्स बोलते हैं। वो पता आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, तो देखो मैं आपको समझाती हूँ इसका डायग्राम बनाया तो था, ये इसमें बता देती हूँ। देखो, ये जो हमारा राइट एट्रियम, ये वाला, तो राइट एट्रियम के जो ऊपर वाले लेफ्ट कॉर्नर में जो प्रेजेंट है ये येलो कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं या फिर साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। अब ये जो नीचे लोअर राइट कॉर्नर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवी नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवी नोड्स बोलते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पल्स आएगा वो कहाँ पे, ऐसे नोड्स के पास आएगा, फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगे और फिर ये एवी नोड्स के पास जाएंगे। एवी नोड्स से होते हुए ये जाएंगे यहाँ पे बंडल ऑफ हिज, यहाँ पे क्या होता
हिज बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज से फिर ये यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये राइट साइड जो दोनों पूरे हार्ट में फैले हुए नीचे की साइड, उनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर्स तक ये चले जाते हैं इम्पल्सेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, ये होता है ऐसे नोड्स, ये होता है एवी नोड्स, ठीक है। ये यहाँ पे बंडल ऑफ हिस से फिर यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा हार्ट है मान लो, ठीक है। प्यारा सा दिल है ये, ठीक है। तो ये दिल के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, जो दो एट्रियम को सेपरेट कर रही है जो वॉल, उस वॉल को क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल वॉल बोलते हैं। अब जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है उस वॉल को हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। वॉल या फिर सेप्टम लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये यहाँ पे अगर दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट कर दी, उसको क्या बोलते हैं हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के सेप्टम्स हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं एवी बंडल्स के बारे में। एवी बंडल्स होते हैं बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट नियर एवी सेप्टा, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द एवी सेप्टा, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं ये यहाँ पे, ठीक है। और एवी यानी कि आईवी यानी कि ये, मतलब ये यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एवी बंडल्स, ठीक है। नेक्स्ट, these further divides into right and left bundles, ये आगे जाकर के राइट और लेफ्ट बंडल्स में ये इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides called Purkinje fibers। देखो ये फाइबर्स बिल्कुल बारीक 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 ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं ना इस तरह से फाइबर्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। ये जो बीच वाला है इसको हम बोलते हैं एवी बंडल्स। Okay, now next is nodal fibers. Nodal fibers have ability to generate action potential. Action potential यानी कि electrical impulses हम बोल सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी कि जो हमारा हार्ट है वो उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ऑटो एक्साइटेबल हो जाता है, वो एकदम से क्या होता है, एक्साइट हो जाता है। यानी कि ऑटोमेटिसिटी बोल सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक उसमें वर्क होता है हमारे हार्ट में, पंप ऑटोमेटिकली होता है ना। वो ऐसा तो नहीं कि हम बोलते हैं कि हार्ट तुम पंप करो जब भी वो पंप होगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली पंप करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ऐसे एन यानी कि साइनो एट्रियल नोड। जो साइनो एट्रियल नोड होता है वो क्या करता है, एक्शन, उसके पास एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 70 to 75 बीट्स पर मिनट, यानी कि 70 to 75 पर मिनट में ये एक्शन पोटेंशियल शो करता है। मेंटेन कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये क्या है, इसको ऐसे नोट्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हार्ट का। यानी ये पेस डेवलप करता है हार्ट को, जो पेस होता है ना हार्ट बीट का, लब डब करता है, तो वो पेस को जो मेंटेन कौन करता है, हमारा ऐसे नोट्स मेंटेन करता है, ठीक है। और अब जो हमारी हार्ट बीट होती है वो पर मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, मतलब हार्ट कितनी बार पंप करता है एक मिनट में, 70 to 75 टाइम्स बीट करता है हमारा हार्ट, ठीक है, एवरेज। और एवरेज होता है 72 बीट्स पर मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये याद रखना है, यानी कि 72 बार एक मिनट में हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, कार्डियक साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है, अब मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट किस तरह से वर्क करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। आज से पहले आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। तो आपको इसे याद रखना है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कहीं से भी कर सकता है, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोल, और जब रिलैक्स होगा यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आएगा उसको हम बोलेंगे डायस्टोल, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो हमारे जो हार्ट के चारों चैम्बर्स है वो अगर रिलैक्स स्टेट पे, उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन,
ठीक है, वो जो हमने दो इधर वाली जो थी उसको ट्राइकस्पिड वॉल बोला था और इधर वाली को बोला था बाइकस्पिड वॉल। तो जब ये दोनों वॉल ओपन होगी, ठीक है, blood from pulmonary vein and vena cava flows to both the ventricles, semilunar wall. Both the ventricles and semilunar wall is closed in this stage. यानी कि जब ब्लड आएगा हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है, बोथ द वेंट्रिकल्स के अंदर, जब क्या होगा कि सेमिलुनर वॉल जो है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऐसे नोड्स है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा जो एट्रियाज है वो स्टिमुलेट होगी, स्टिमुलेट होगी और वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी एट्रिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसको क्या बोलते हैं हम, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। देखो नेक्स्ट देखेंगे, ये यहाँ पे हमारा एवी नोड प्रेजेंट था, इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मिले। तो ये जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिले तो ये जो एट्रियास है ये दोनों क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पहले तो यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आ गया, ब्लड आ गया, फिर ब्लड को नीचे पहुंचाना है। तो नीचे कैसे पहुंचेंगे, जब ये दोनों जो वॉल्स है दोनों ओपन होगी। तो ये दोनों जो वॉल हुई ओपन हो गई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आए एवी नोड पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो क्या हुआ, ब्लड को फोर्स, ब्लड को मतलब प्रेशर मिला, ब्लड यहाँ पे नीचे आ गया, दोनों वॉल्स खुल गई थी। तो फिर वापस जैसे ही ब्लड यहाँ पे आया तो ये जो वॉल थी वो वापस से बंद हो जाएगी, साथ ही जो सेमिलुनर वॉल्स है वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है, इस स्टेज पे अब क्या होगा, ये बंद क्यों हुई, ताकि वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट, इतना कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रियम, एट्रियास का, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल वाला कंसेप्ट है। ठीक है, दिस एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड्स। फिर वो एवी नोड के पास तक हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आए, फिर एवी बंडल्स के पास आए, वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट इट टू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर कॉजेज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो जिस तरह से यहाँ पे हुआ एट्रियल्स का हुआ था सिस्टोल, अब होगा वेंट्रिकल्स का सिस्टोल। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्लड आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो बंडल, ये एवी नोड्स से सिग्नल यहाँ पे ऐसे नोड्स से सिग्नल गए एवी नोड्स के पास। ठीक है, एवी नोड्स से गए बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स, ये पूरे हार्ट तक सिग्नल पहुंच गया। और फिर ये सिग्नल जैसे ही पहुंचा, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फिर यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वॉल्स है वो ओपन होगी, और फिर ये जो है हार्ट, मतलब यहाँ पे भी ब्लड को पहुंचना होगा। इस तरह से पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल समझ आ गया और एट्रियल सिस्टोल समझ आ गया। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि एट्रियल सिस्टोल, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ना। ठीक है, तो इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ना, जब एट्रियल डायस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, जब एट्रियास क्या हो जाएगी, रिलैक्स रहेगी। तो जब रिलैक्स रहेगी उसको क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल। अब जब एट्रियल सिस्टोल होगा यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी, उस टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, यानी कि वेंट्रिकल्स जो होगी वो रिलैक्स रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है साइमल्टेनियसली होती है ये सारी चीजें, और हार्ट में पंपिंग होती है। ठीक है, अब एट्रियास अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल coinciding with ventricular diastole, ventricular systole। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दूसरा ये वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तीसरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड की है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पे मैंने इस पूरे
जो नोट्स है इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। टोटल 72 पेज का पीडीएफ है जो मैंने बहुत ही मतलब मेहनत से बनाया है आपके लिए। तो आप वहां जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और जल्दी से डाउनलोड कर लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके नीट के लिए। अगर आप प्रिपेयर करें तो आपको बहुत हेल्पफुल नोट्स होंगे ये। नोट्स के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ना, जब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा, इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल जो है वो क्लोज होगी। क्यों होगी क्लोज? ताकि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सके। देखो जैसे कि हमारे जो सबसे पहले ऊपर जो है वो दो एट्रियाज है, एट्रियाज से ब्लड पहुंचा नीचे वेंट्रिकल्स में, किसकी वजह से बचा, मतलब भरा वो ब्लड, वो जो वॉल्स थी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, उसके थ्रू जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में नीचे आ गया। ठीक है, तो देखो ये जो वॉल्स है, वॉल्स कैसी होती है, ये इस तरह से वॉल्स होती है। तो जब ब्लड आता है तो वो खुल जाती है, और जब ब्लड पूरी तरह से भरा जाता है वेंट्रिकल्स में, वो वापस से इस तरह से क्लोज हो जाती है। अब ये क्लोज क्यों होती है? ताकि वापस से ब्लड ऊपर ना जा पाए इतिहास तक। तो ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करती है? प्रिवेंट करती है वॉल्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो इस टाइम पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो ये जो वॉल्स है वो बंद हो जाएगी। क्यों? ताकि वो वापस एट्रिया तक नहीं पहुंचे, वो सेमिल्यूनर वॉल से होते हुए जो पूरी बॉडी तक वो ब्लड पहुंच जाए। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे क्या होगा? सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाती है। ठीक है, ताकि वो पूरी बॉडी तक वो ब्लड को पहुंचा सके एओर्टा के थ्रू। ठीक है, द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्सेस। अब जो वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं। वेंट्रिकुलर डिक्रीज हो जाता है, सेमिल्यूनर वॉल भी क्लोज हो जाती है। ठीक है, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड टू द इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सिस्टोल और डायस्टोल का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो वापस से वीडियो में पीछे जाओ, वापस देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, जो ऐसे नोट्स होती है अगेन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, वापस से ऐसे नोट्स के पास एक्शन पोटेंशियल आता है, वापस से ये साइकिल चलती जाती है, जिसके कारण हमारा हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो वापस से ऐसे नोट के पास जाएंगे एक्शन पोटेंशियल, फिर एसी नोट के पास जाएंगे, फिर बंडल ऑफ हिस के पास जाएंगे, और फिर पुरकिंजे फाइबर्स तक जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे हार्ट का होगा, यानी पंपिंग ऑफ हार्ट होगा। अब कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होता है? ये हमारे हार्ट की ऐसी परफॉर्मेंस होती है, मतलब कि एक हार्ट बीट की बिगनिंग से लेकर के दूसरी हार्ट बीट के बिगनिंग तक का जो टाइम पीरियड होता है, पूरी साइकिल होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब जब भी आपको ये वर्ड कार्डियक दिखाई देना, उससे आप क्या समझ जाएंगे कि हार्ट की बात हो रही है। ठीक है, कार्डियक वर्ड का मतलब है हार्ट। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक डिसऑर्डर्स, तो ये सब क्या है? हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल भी होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होता है। यहाँ पे एट्रिया की स्पेलिंग गलत है, एट्रियल आप करेक्ट कर लेना नोट्स में। ठीक है, डायस्टोल, ठीक है, यानी कि एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। ना नेक्स्ट, अब जो ड्यूरेशन कितना होता है हमारे कार्डियक साइकिल का? 0.8 सेकेंड, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते इतना कम होता है, यानी कि एक पलक झपकाएंगे इतनी देर में एक कार्डियक साइकिल हो चुका होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, मैनी कार्डियक साइकिल हमारी बॉडी में होती है पर मिनट में। तब आप मुझे कमेंट में बताओ कि एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है हमारी बॉडी में। अब नेक्स्ट, During a cardiac cycle, each ventricle pumps approx 70 ml of blood। यानी कि हर एक कार्डियक साइकिल में मतलब जो वेंट्रिकल्स होती है वो कितना ब्लड पंप करती है हमारी बॉडी को? 70 ml ब्लड पंप करती है। हम निकालते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट आउटपुट कैसे निकलता है? हम स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि जो 70 ml हमारा निकला उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको जब हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, हार्ट रेट हमने पढ़ी थी 72 बीट्स पर मिनट, उससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा? कार्डियक आउटपुट मिलेगा। कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट से जो हमें आउटपुट यानी कि जो ब्लड निकला हर एक मिनट में, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट की क्या डेफिनेशन होती है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करती है एक मिनट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट बोलते हैं।
कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट को? हमको स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमने निकाला 70 ml, अभी हमने पढ़ा 70 ml को हम 72 यानी कि हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर लें तो अप्रोक्स 5000 ml आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर हमारे वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? पंप करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। अब हम नेक्स्ट, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 साउंड्स आर प्रोड्यूस। हर एक कार्डियक साइकिल में 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट हार्ट साउंड और एक होता है सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को बोलते हैं लब एंड सेकंड हार्ट साउंड को बोलते हैं डब, यानी कि लब डब, यानी कि हम हिंदी में बोले धक धक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लब डब और हिंदी में बोलते हैं धक धक। ठीक है, तो लब कब होता है? लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है हमारे हार्ट में? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती है, दोनों ही वॉल्व जब क्लोज हो जाती है, जब होता है लब। और जब ल्यूनर वॉल्व क्लोज होती है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, जब होता है हमारा डब। क्लियर? सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? देखो, अब इस आपने पढ़ा होगा कि मतलब पढ़ा तो नहीं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में वो जो ईसीजी मशीन होती है ना, जिसपे इस तरह से ग्राफ चलता है, पीप 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 इस तरह से आवाज आती है उसके अंदर, तो वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफ बोलते हैं। देखो आप, इसमें ना अपोजिट है, ग्राफ का मतलब ये होता है इस तरह से, बट यहाँ पे जो ये ग्राफ है ना, इसका मतलब होता है मशीन, और जो ग्राम है उसका मतलब होता है कि वो जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है वो। यहाँ पे आपको अपोजिट ध्यान रखना है, यानी कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है उसको क्या, वो क्या है? मशीन का नाम है, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि ईसीजी के ऊपर जो हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ईसीजी क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी किस तरह से हमारी वो जो हार्ट है वर्क कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, उसको हम बोलते हैं ईसीजी। ठीक है, अब हम एक स्टैंडर्ड ईसीजी कैसे निकाल सकते हैं आपको बताती हूँ, ईसीजी का डायग्राम भी बताऊंगी। इसमें क्या करते हैं कि एक पेशेंट लेते हैं, उसको लेटा देते हैं, और उसके अंदर 3 इलेक्ट्रिकल बीट्स को हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? हर एक रिस्ट पे, यानी कि यहाँ पे रिस्ट पे एक दोनों रिस्ट पे बांध देते हैं, और एक बांधते हैं हमारा जो लेफ्ट एंकल, यानी कि देखो ये है कोई बंदा, ठीक है, ये है कोई बंदा, इसको यहाँ पे है ना इस तरह से लेटा दिया, इसके 2 हाथ है, ठीक है, ये उसके 2 पैर है। तो ये कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? ये दोनों हाथों पे लगा देंगे एक तो, और एक जो है ना उसका जो लेफ्ट एंकल है वहां पे लगा देंगे बीट। ठीक है, तो ये जो है वायर के थ्रू कनेक्शन होता है ये पूरा, और फिर ये जो है ये ईसीजी से कनेक्ट हो जाता है। फिर ईसीजी में हमको इस तरह से ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो जो और एक और तरीका ये होता है कि जब हमको और डिटेल में जब हमको पता करना होता है हार्ट की एक्टिविटी, तो हम क्या चेस्ट के ऊपर भी बहुत सारी मल्टीपल बीट्स लगा देते हैं, जिससे कि फिर उसको कैलकुलेट करते हैं ना। नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ ईसीजी क्या होता है, स्टैंडर्ड ईसीजी क्या होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें इस तरह की हमको वेव्स मिलती है हमारे ईसीजी के अंदर। यहाँ पे हम एक सिंगल वेव की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होती है? सबसे पहले होती है पी पी वेव, फिर होती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर होती है टी वेव। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको पी वेव बोलते हैं, इसको टी वेव बोलते हैं। तो जो पी वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होती है वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन, जब सोडियम आयन अंदर आने लग जाते हैं, जब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद होता है हमारा बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल का बिगनिंग यहाँ पे क्यू, यहाँ पे मतलब क्यू के पहले स्टार्ट हो जाता है। फिर होता है हमारा क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ आयन। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमें इस तरह से एक पीक मिलती है। ठीक है,
यानी कि क्योंकि मेन काम तो वेंट्रिकल्स ही कर रही है ना, तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे टी वेव्स। टी वेव्स क्या करती है, नॉर्मल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि तो यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा हमारा हार्ट, यानी कि वापस रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे यहाँ पे ईसीजी में रिप्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो उसको एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए, फिर वापस से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस तरह से साइकिल होती जाती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे यहाँ पे ईसीजी के ऊपर शो होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि हम डबल यानी कि दो, तो हम क्या समझते हैं कि जब हमारा ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट से गुजरे, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट साइकिल में, यानी कि हर एक कंप्लीट साइकिल में जब हमारा ब्लड है 2 बार हमारे हार्ट से गुजरे, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये डबल सर्कुलेशन भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 तरीके से होता है। सबसे पहला सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड का फ्लो होगा हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीच में तो हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जब ब्लड का फ्लो होगा पल्मोनरी मतलब कि हार्ट और लंग्स के बीच में, जब हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब ही क्या होता है, लंग्स। ठीक है, तो जब लंग्स और हार्ट के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो जो हमारा मतलब ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होती है, आर्टरीज जितना भी ब्लड है वो बॉडी हार्ट से बॉडी को देती है। ठीक है, और जो वेन्स है वो क्या करती है, वो मतलब पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आती है और हार्ट को देती है। ये मेन डिफरेंस होता है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। 3 लेयर्स होती है हमारी आर्टरीज और वेन की। देखो सबसे जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, और जो सबसे अंदर वाली होती है उसको ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, और जो मिडिल वाली होती है उसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। और जो अंदर ल्यूमिन होता है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उसको बोलते हैं ल्यूमिन। ठीक है, तो जो इनर मोस्ट होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की इनर लाइनिंग होती है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। और जो सबसे बाहर वाली होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सबसे ही प्यारा रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए क्रिएट किया है जिससे आपको बिल्कुल एक क्लियरली समझ आ जाएगा। आज के बाद आप ये पूरा टॉपिक कभी नहीं भूलोगे, आई गारंटी यू। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये है हमारा हार्ट। क्या है ये, हमारा हार्ट है। ठीक है, तो इसमें हार्ट में जो है सबसे पहले ब्लड आता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड आता है सबसे पहले तो देखो जितने भी ये ब्लू एरोज दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इम्प्योर ब्लड है। और जितने भी रेड एरोज दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो प्योर ब्लड है वो। तो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड होता है। तो ये 2 बार यहाँ पे साइकिल होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। तो देखो हमारे जो बॉडी पार्ट है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो ऊपर वाले बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना के बाद लेके आती है। और जो नीचे वाली जो बॉडी पार्ट है, जितने भी लोअर बॉडी पार्ट है, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा वो कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना के बाद। तो ये हमारा जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जितना भी है बॉडी से इकट्ठा होके कहाँ आ गया, हमारे राइट एट्रियम में आ चुका है। अब ये जब राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट यानी कि एट्रियम सिस्टोल होगा, और उसके कारण जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये जो वॉल्व है वो खुल जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई सेमील्यूनर वॉल्व ओपन हुई, और सेमील्यूनर वॉल से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड होती है हमारे लंग्स से। ये होती है राइट वाले लंग्स से कनेक्ट, और इधर वाली होती है, सॉरी, ये वाली होती है राइट लंग से कनेक्ट और ये वाली होती है लेफ्ट लंग से कनेक्टेड।
तो ये दोनों ही लंग्स कनेक्टेड होते हैं हमारे हार्ट से। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड बनाया है, यहाँ पे होता है हमारा हार्ट, ये पल्मोनरी आर्टरी एक इधर आती है और एक आर्टरी इधर आती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया हमारे लंग्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हम ऑक्सीजन को जब इनटेक करते हैं तो हमारे लंग्स तक पहुंचती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एल्वियोलर लंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो हम लेके आए यहाँ पे, वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो एक्सचेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जितनी थी वो यहाँ पे लंग्स को दे दी और ये वापस से एक्सक्रीट आउट हो गई। ठीक है, एक्सेल आउट हो गई। फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हमारे हार्ट के अंदर आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है कि जितनी भी आर्टरीज होती है वो जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट वन आर्टरी। कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी। अब हर एक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट वन वेन, दैट इज पल्मोनरी वेन। ये आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट आप लिख भी सकते हैं। तो देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर होता है। किसके थ्रू एंटर होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ा, पिट्टल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल ओपन हुई और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई और यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, क्योंकि ये एओर्टा से होती है, एओर्टा तक इसको ब्लड को पहुंचाना रहता है। और ये एओर्टा ब्लड कहाँ पे पहुंचाएगा, जितने भी बॉडी पार्ट्स है सबको ये ब्लड कहाँ सप्लाई कर देता है, पूरी बॉडी में। तो ये मेन फंक्शन एओर्टा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रेशर से पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना रहता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो वॉल्स होती है ना, ये मोटी होती है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर यहाँ पे हार्ट को लगाना पड़ता है ताकि पूरी बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंच सके। ठीक है, और ये जो है अलग अलग ब्लड वेसल्स अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। तो देखो, यहाँ पे जो ब्लड था बॉडी पार्ट तक पहुंचा, बॉडी ने जितनी भी ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम कर ली, एसेंशियल न्यूट्रिएंट से कंज्यूम कर लिया, वापस से ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड हो गया। फिर वापस से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे राइट में आएगा, वापस इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इस तरह से साइकिल पूरी वापस रिपीट होती जाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा ब्लड का। बहुत ही मेहनत से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे कि ये हार्ट है, यहाँ पे जितना भी वेना केवा नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके और ये वेना केवा ऊपर वाले पार्ट से लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, लंग्स से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये यहाँ पे इस तरह से सर्कुलेशन होता है। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यहाँ पे लंग तक पहुंच जाता है यहाँ से। फिर ये लंग क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके वापस हार्ट को देती है। फिर ये हार्ट वापस से इधर नीचे वापस से बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है। फिर ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था हमारी बॉडी में वो वापस से डीऑक्सीनेटेड हो गया और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस से हमारे हार्ट तक आ गया। इस तरह से ये साइकिल चलती जाती है।